देखिए, अभी आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राजस्थान में हैं और राजस्थान में सर तन से जुदा का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लाल डायरी का भी जिक्र किया, पेपर लीक माफिया का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा गहलोत सरकार का जाना तय है। लेकिन एक और मुद्दा है जो इन दिनों खूब उछाला जा रहा है, वो है संसद में रमेश बिधूड़ी वर्सेस दानिश अली के बीच का बवाल, जो अब बाहर बीजेपी वर्सेस ऑल का मुकाबला बन गया है। राहुल दानिश को गले लगा चुके हैं। बीएसपी समेत तमाम दल विक्टिम कार्ड खेलने में आपसी होड़ में लगे हैं। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी 4 कदम आगे निकल गए हैं। बीजेपी और आरएसएस को कोसते कोसते ये तक दावा कर दिया है कि वो दिन दूर नहीं जब संसद के अंदर ही मुस्लिमों की लिंचिंग होने लगेगी। ओवैसी के इस बयान ने अलग बखेड़ा खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने बिधूड़ी से जवाब मांगा है। तमाम नेता इस बयान पर खेद जता चुके हैं। सियासत है तो जाहिर है हर कोई इसमें अपना फायदा भी तलाश लेना चाहेगा, लेकिन फायदा लूटने के चक्कर में ओवैसी पार्लियामेंट में लिंचिंग, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ना जाने कहां कहां तक पहुंच गए। सवाल यह है कि क्या ऐसे विवादित बयान पहली दफा दिए गए? क्या बिधूड़ी के बयान के जरिए ओवैसी समेत तमाम बाकी एंटी मोदी ब्रिगेड अपनी सियासत दुरुस्त कर लेना चाहती है? जब ओवैसी के बयान बहादुर जहरीले बोल बोलते हैं तब उन्हें निजी बयान क्यों कहा जाता है? ऐसे में बिधूड़ी का बयान पूरी बीजेपी और पूरे हिंदुत्व और पूरे भारत की साख से कैसे जोड़ा जा सकता है? आज इसी पर होगा मुकाबला, लेकिन पहले सुनिए आज ओवैसी साहब ने क्या कहा। हम देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? वो लेकिन उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300-350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। विनोद बंसल, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, आसिम वकार, प्रवक्ता एआईएमआईएम और धर्मवीर चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आसिम वकार साहब आज आपसे शुरुआत करना चाह रही हूं। क्या आप लोग कोई ऐसा डिटेक्टर लेकर घूमते हैं कि जैसे ही आपने मुस्लिम शब्द सुना आप लोग पहुंच जाते हैं वहां पर गड्ढा खोदने के लिए और उसे जोड़ देते हैं पूरे देश के साथ, जोड़ देते हैं इस नैरेटिव के साथ कि इस देश का मुसलमान खतरे में है, इस देश के मुसलमान के साथ बहुत ज्यादती की जा रही है? अच्छा, यही सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जैसे ही आपको और आपके बड़े भाई बिधूड़ी को कोई मुसलमान कहीं भी दिखा तो आप लोग के दिलो दिमाग से और जबान से अपने आप गालियां निकलने लगती हैं। आसिम वकार साहब, पहले तो आप प्लीज पर्सनल मत होइए, मुझ पर पर्सनल टिप्पणी मत करिए। नहीं, मुझ पर पर्सनल टिप्पणी मत करिए सर। यह रमेश बिधूड़ी और दानिश अली का मसला है जिसमें आपके साहब आकर इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। तो आप ये राजनीतिक आपकी जो बयानबाजी है, जो भाषण है सर, वो अपने तक सीमित रखिए, मुझ तक ना आइए। बोलिए। अरे बात तो सुनिए पहले, अब सुनिए पहले पूरी बात। असद साहब ने आपको तो कुछ कहा नहीं है, लोकसभा का जिक्र किया, लोकसभा में ना आप मौजूद हैं ना आपके कोई रिश्तेदार मौजूद हैं। तो अगर मेरी वहां कोई मौजूदगी नहीं है सर, तो क्या मुझे लोकसभा से कोई मतलब नहीं है? क्या देश की संसद से मुझे कोई मतलब नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं सर? लोकतंत्र का मंदिर है वो, जितना मतलब मुझे उतना मतलब आपको है, उतना ही मतलब उन तमाम लोगों को है जो वहां पर बैठे हुए हैं।
एक तरफा क्यों बोल रही हैं? कोई एक तरफा नहीं बोल रही हूं। अगर शुरुआत विदुड़ी ने ना की होती, गाली गलौज बदतमीजी विदुड़ी ने ना की होती, तो ये नौबती ना आती कहने की। मतलब आपका हिसाब यह है कि गाली बकेंगे, मारेंगे भी, और शिकायत भी नहीं करने देंगे और रोने भी नहीं देंगे। मतलब जो गाली बक रहा है वही मजलूम, और गुनहगार कत्ल भी हमारा होगा और गुनहगार भी हम होंगे। गाली भी हम ही को बकिएगा और आपके सवालों का जवाब भी हम देंगे। नहीं आसिम वकार मैं साहब, पूछ रहा हूं कि आप पहले आपने ये डिफरेंशिएट शुरुआत क्यों करिए नहीं की सर। कि आप जो एक विदुड़ी ने गाली सेलेक्टिव क्यों चश्मा बकी? लगाकर बैठे हैं, उसे प्लीज थोड़ी देर के लिए उतार दीजिए। रमेश बिदूड़ी के बयान पर गंभीर सवाल उठते हैं, और सर आप इंडिया टीवी देखा करिए, रोज रमेश बिदूड़ी पर हम सवाल खड़े करते हैं, रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछते हैं कि आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। लेकिन मैं आपसे कह रही हूं, आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल करिए, आप आरएसएस पर सवाल उठाइए, लेकिन आप तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जा रहे हैं। अरे घर के मसले को पड़ोसी थोड़ी ना सुलझाता है सर, घर वाले ही सुलझाएंगे। भाई आपने काम ही ऐसा किया कि पूरी दुनिया ने देखा। आप उसको निलंबित कर देते, लोकसभा से हटा देते, आपकी ईमानदारी और आपकी सच्चाई सामने आ जाती। मैं तो दानिश अली साहब को मशवरा दे रहा हूं कि जब फिर से लोकसभा भी आएगी विंटर वाली, तो उसमें खड़े हो जाएगा, 500 दीजिएगा। जो विदुड़ी ने बकी ना, विदुड़ी को 500 दीजिएगा, और उसके बाद मायावती माफी मांग लेंगी जैसे राजनाथ जी ने मांगा, बात खत्म हो जाएगी। और कार्रवाई करिएगा तो भी दोनों पे कीजिएगा कार्रवाई। ठीक है आसिम वकार साहब, मैं फिर आपसे वही बात दोहराऊंगी सर, कार्रवाई को लेकर आप सवाल खड़े करिए, लेकिन अगर आप लोकतंत्र के मंदिर में मॉब लिंचिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे आसिम वकार साहब, तो आपको नहीं लगता कि राजनीति का बहुत निचले स्तर पर हम लोग पहुंच गए? एक निचला स्तर वो जो रमेश बिदूड़ी ने किया, संसद में भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया, और एक ये कि आप संसद को कह रहे हैं कि यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो जाएगी किसी मुसलमान की। आप समझ रहे हैं ऐसा संभव है इस देश में? कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, मॉब लिंचिंग की पहला स्टेप यही है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं अल्फाज लेना नहीं चाह रहा हूं, मुसलमानों को जिस नाम से पुकारा जाता है वो नाम लिया गया वहां। जो गंदगी, जो पहला स्टेप है लिंचिंग का, पहला गाली बकना, पकड़ पकड़, देख लेंगे, ये वो स्टाइल था, ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप कब आ जाएगा, वैसी साहब ये बात कह रहे हैं, इसका जवाब सरकार को देना है। चलिए मैं जवाब ले लेती हूँ, आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ, लेकिन ये मेरी समझ से परे है कि आप भाषा की मर्यादा को तार तार करने वाले शख्स को सीधा आप ये कह देंगे जी मॉब लिंचिंग हो जाएगी संसद में। डर दिखाकर राजनीतिक रोटियां सेकना बहुत नुकसानदेह है इस देश के लिए। शिवम त्यागी जी, ये सवाल क्यों ना पूछे जाए जो असीम वकार साहब पूछ रहे हैं? आपकी तो वो पार्टी है ना जो चाल, चरित्र और चेहरे की बात करती है। चरित्र बिदूड़ी ने दिखा दिया, चाल आपकी नजर आ रही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद बिदूड़ी अभी सांसद भी बने हुए हैं और आपकी पार्टी के नेता हैं। इससे नहीं लगता कि आपकी पार्टी के चेहरे पर असर पड़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि विषय स्पीकर महोदय के सामने है और वो उस पर निर्णय लेंगे। जो भी निर्णय है, दोनों तरफ की जो दलीलें हैं वो वहां पहुंच गई हैं। लेकिन जो लिंचिंग के जनक है AIMIM वाले, वो कह रहे हैं कि बिदूड़ी जी का जो बयान है वो लिंचिंग का पहला स्टेप है। अरे आप तो बाकायदा लाखों लोगों में बोल के लिंचिंग करने के लिए तैयार रहते हो। आप तो कहते हो रैलियों में खड़े होकर के कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 15 करोड़ हैं और आप 80 करोड़, और देख लेंगे कौन क्या कर लेगा। इसे कहते हैं लिंचिंग के लिए बिल्कुल तैयार के दिखा देंगे आपको लिंचिंग क्या होती है। इस भाषा को कहते हैं लिंचिंग करना। दूसरा, इन्होंने आज जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उन्होंने कहा कि भाई ये तो मोहम्मद बिन सलमान के पास, जो क्राउन प्रिंस हैं, उनके पास जाना चाहिए। अब देखिए भैया, आप तो क्राउन प्रिंस के पास जा सकते हैं, टर्की जा सकते हैं, मिडिल ईस्ट में कहीं जा सकते हैं। अब हम कहाँ जाएं? जब आप हमें कहोगे कि हम आपको 80 करोड़ को मारेंगे तो हम तो मोदी जी के पास ही जा सकते हैं। जब आप हमें कहोगे कि हमने 832 साल जो है आपके ऊपर राज किया है, हिंदू गुलामी किया करते थे हमारी, तो हम किसके पास जाएंगे? हम तो मोदी जी के पास ही जा सकते हैं। जब खुद असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर कहेंगे मोदी जब पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी जब मठ को चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा तुम्हें इंशाअल्लाह ताला।
शिवम त्यागी जी, ये मौका आपने दिया ना, नहीं, ये मौका आपने दिया ना, ये मामला स्पीकर के पास है, ये कह देने से आप लोगों की जिम्मेदारी तो नहीं खत्म होगी ना। कहते हैं लाइव आपके सांसद पीछे बैठे हुए हंस रहे थे सर, वो तस्वीरें आप देखिए, हर्षवर्धन हंस रहे हैं पीछे बैठकर। इसे कहते हैं लिंचिंग के लिए सीधा एकदम चैलेंज देना कि जब आपके नेता चले जाएंगे, आपके पास तो होंगे मुल्क, क्योंकि आप रमेश बिदूड़ी क्या बात करते हैं, लेकिन हमारे पास तो मोदी जी हैं, तो वहीं जाएंगे। अब मैं आगे आता हूं। देखिए, जहां तक उनके हंसने का विषय है, मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी ने इस पर ट्विटर पर भी क्लैरिफिकेशन दी और उन्होंने कहा ऐसा है नहीं, मैं इतने लंबे समय से दिल्ली में रहता हूं और जहां पर मेरे ज्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत से लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं, उन सबसे जाकर एक बार पूछ लीजिए कभी मैंने उनके बारे में ऐसी बात की, और इनफैक्ट कोई ऐसी चीज हो जो उनको ना मिली हो। और दूसरा, मैं ऐसा मानता हूं कि हो सकता है शायद आवाज ना गई हो या कुछ विषय रहा हो, क्योंकि संसद में बहुत हंगामा था, आवाज ना शायद पहुंच पाई हो या कुछ विषय रहा हो। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, हम देखो, हम असदुद्दीन ओवैसी ये कोई एक बार कहकर निकलने वाली बात नहीं है ना, वो लगातार चेतावनी दे रहे हैं। उनके चेहरे के भाव को आप देख लीजिए, उनके शब्दों को आप सुन लीजिए। ऐसे में ये कह देना कि हो सकता है ये ना हुआ हो सकता है ये ना हुआ हो। एक विपक्षी सांसद जब हंगामा करता है तो आप लोग लाते हैं ना उसके खिलाफ प्रस्ताव, तो क्यों नहीं लाए? अपने सांसद के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग कर देते जी। ना ही तो हम कांग्रेस वाले हैं जो ये कह दें लोगों की हत्या करने के बाद, लिंचिंग करने के बाद, मारने के बाद कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। ना ही हम AIMIM वाले हैं कि लोगों को कहें कि आपको सीधा डराएंगे, धमकाएंगे, कहेंगे आ जाओ जरा पुलिस हटा लो, देख लो। हम अभी भी कह रहे हैं इस भाषा का समर्थन भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता बिल्कुल नहीं करता। अनएक्सेप्टेबल है। इसी को लेकर राजनाथ सिंह जी ने कहा, माफी मांगने की बात कही है ना उन्होंने। मैंने इनको असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान कोट करके दिखाया है। अब आसिम वकार माफी मांग लेंगे इस बयान के लिए? आपने जिस शख्स ने गालियां दी हैं, आप उससे ये पूछ रहे हैं कारण बताओ, नोटिस देके कि बताओ आप पर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? अब एक चीज बताइए ना, जिस शख्स ने गाली दी है उससे तो आप सफाई मांग रहे हैं, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। शिवम त्यागी जी, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, शुक्र मानिए पार्टी अध्यक्ष ने जो है एक सांसद से कारण बताओ नोटिस जाकर पूछ लिया कि क्यों किया। असदुद्दीन ओवैसी अपने ही बयान के लिए अपने आप को कारण बताओ नोटिस देंगे क्या? उनसे भी तो कोई पूछे। शिवम जी आपको रोक रही, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से फौरन वापस लौटूंगी। धर्मवीर जी आपके पास भी आऊंगे और विनोद बंसल जी आपके पास भी आऊंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। धर्मवीर चौधरी जी, इतनी चिंता तो बीएसपी को नहीं है अपने सांसद की जितनी चिंता असदुद्दीन ओवैसी साहब को हो रही है। वो तो कह रहे हैं अब मोहम्मद बिन सलमान को भी बताइए, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग हो जाएगी संसद के अंदर। देखिए प्राची जी, जो हुआ लोकसभा में वो तो एक बहुत दुखद प्रकरण था और है, लेकिन उसके बाद जो राजनीतिक दल इस पर जो राजनीति कर रहे हैं, मैं उस पर भी जाना चाहूँगा। मुझे कहीं प्राची जी ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस की कुछ एक बीजेपी की और कांग्रेस की आपस में कुछ इस तरीके की मिली भगत हो सकती है कि इन्होंने जो है प्लान करके अल्पसंख्यक समाज के दानिश अली जी को टारगेट किया, और उसमें उस समय जब सभापति की कुर्सी पर कोर्नीकुलम सुरेश जी बैठे थे, ये 7 बार के लोकसभा के सांसद हैं कांग्रेस के, और केरल के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं ये कांग्रेस के, और श्रम मंत्री भारत सरकार भी रहे हैं, कार्य समिति के सदस्य भी हैं। तो इन्होंने जो है जब वहाँ पर रमेश बिदूड़ी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे तो मार्शल क्यों नहीं बुलाए? इन्होंने उनको तुरंत अपने प्रभाव से निलंबित क्यों नहीं किया? इन्होंने जो है उचित कार्रवाई क्यों नहीं की? उन्होंने उस स्पीकर जो वो बटन होता है जिससे आवाज़ चली जाती है, वो बटन क्यों नहीं दबाने का आदेश किया? और तुरंत राहुल गांधी जो है एकदम जो है वो चले गए दानिश भाई के यहाँ पर। अरे इस देश में हजारों बहन बेटियों के साथ में ज्यादती हो रही है, पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दुनिया भर में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन राहुल गांधी कहीं नहीं जाते हैं, ना प्रियंका वाड्रा जाती हैं। तो ये जो रमेश बिदूड़ी जी ने किया, ये तो मेरी समझ में आ रहा है, पूरी देश दुनिया को दिखाई दे रहा है। लेकिन जो कांग्रेस पीछे से वार कर रही है और कांग्रेस जो है इनके साथ जो मिली भगत कर रही है, वो भी मेरी समझ में आ रहा है। और अब ओवैसी साहब के जो बयान आ रहे हैं, वो पूरी राजनीति करने का उनका विचार है मुसलमानों की, वो तो जग जाहिर है। तो इसमें जो है अभी ये हमारे जो साथी प्रवक्ता हैं बीजेपी के भाई कह रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे, हम तो मोदी जी के पास जाएंगे। अरे मोदी जी को तो लोकतंत्र के मंदिर से जनता, लोकतंत्र की जो जनता है, जो भगवान है, उनके दरबार में जाना पड़ा है। आज जयपुर में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे। तो इन सब दलों को, सब नेताओं को
इस लोकतंत्र के मंदिर से निकल करके आने वाले 24 के चुनाव में इस देश की जनता जो लोकतंत्र की भगवान है उसके दरबार में जाना पड़ेगा। और डरो नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को पढ़ो और डरो, और नहीं तो ये जनता आपको कहीं का छोड़ेगी नहीं। धर्मवीर चौधरी जी, बहुत रमेश छोटा सा बिदूड़ी जवाब जैसे लोगों का पता नहीं लगेगा कि कहां चले गए। देखिए मैं तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पर धर्मवीर चौधरी ने अपनी परेशानी और अपना डर जो है दोनों बता दिए कि जो दानिश हैं वो दानिश अली को लेकर कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है और डोरे डाल रही है। इनको डर है इस बात का कि जैसे ही राहुल जी वहां पहुंचे, और डर की बात भी है, राहुल जी की पार्टी में ही हर तीसरे दिन इस देश को गाली देने वाले बहुत सारे सांसद हैं। कभी जीवन में उनको फोन करके उनको ये नहीं लगा कि एक बार हम उनको भी कह दें, उनको भी समझा दें, उनको भी डांट दें, तुरंत दानिश अली जी के पास पहुंच गए। इसी उन्हीं की पार्टी में ही इतने सारे लोग रोजाना सनातन को गाली देते हैं, कभी उनको भी फोन करके कह देते, कभी उनसे भी जाकर मिल लेते, कभी उनका भी कोई वर्कशॉप कर लेते, लेकिन नहीं करेंगे। खैर ये इनका विषय है, इनके तो पहले भी कई बार चुरा लिए, इनके एमएलए कई बार जो है चुरा लिए थे। वो कहां राजस्थान में 7 चुराए, उत्तराखंड में 3 चुराए, मध्य प्रदेश में भी मेरा ख्याल 4-5 की चोरी कर ली। तो भाई चोरी के मामले में तो कांग्रेस अच्छा खासा करती रहती है, इनके साथ इनका दर्द मैं समझ सकता हूं। अब एक सेकंड, विनोद बंसल साहब, ये नफरती बोल जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि नफरती बीज बोए गए भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और आरएसएस की तरफ से या उनकी जितनी विंग्स हैं उनकी तरफ से, उसी का नतीजा है कि लोकतंत्र के मंदिर में आप टारगेट कर रहे हैं एक सांसद को जो कि मुस्लिम है, आप धर्म सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और धमका रहे हैं खड़े होकर संसद के अंदर। संसद छोड़ देनी चाहिए। संसद में बैठा हुआ व्यक्ति सांसद है और वो कोई किसी धर्म संस्कृति और वो किसी जाति मतपंथ संप्रदाय का नहीं होता। वो संसद का सदस्य है और भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, भारतीय जनता का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि एक दानिश अली पर ये सारे के सारे बिलबिलाए हुए हैं जो अपनी जाति के नहीं, कोई रिलीजन के नहीं, कोई उसके पार्टी के नहीं, लेकिन जब उन्हीं मायावती के कपड़े फाड़े जाते हैं सार्वजनिक रूप से और जो पार्टी फाड़ती है, आज तक कोई उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। महिला सम्मान के नाम पर ये सबको सांप सूंघ जाता है। आप देखिए, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ बोल देता है संसद में, संसदीय भाषा है मान लो, तो असंसद करेगी, कोई मैं और आप तो नहीं कर सकते। लेकिन उसको लिंचिंग से जोड़ना, ये तो इनकी संस्कृति दर्शाती है। ये हमेशा से लिंचिंग करते आए हैं, इसलिए लिंचिंग इनके शब्द जवान में आते हैं। 3 नाम रट रखे हैं, मेरे पास 500 नाम है, लेकिन मैं नहीं बोलता। मुझे बताइए कि ये सरतन से जुदा की गैंग प्राची जी किसने शुरू की थी? पैगंबर के नाम पर हिंसक वातावरण दुनिया में किसने बनाया था? आप मुझे बताइए कि इस्लाम के नाम पर इतने आतंकवादी संगठन दुनिया में किसने बनाए थे? इस्लाम के नाम पर बने हैं ना, मुसलमानों के नाम पर बने हैं ना। और भारत को बदनाम करने के लिए, भारत पर अटैक करने के लिए सारे इस्लामिक कंट्रीज को इकट्ठा करने का काम किस मुसलमान ने किया था और किसने नहीं किया था? मैं पूछना चाहता हूँ। आखिरकार दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे ना जी, उन्होंने सीधा घोषणा की थी। जी यही तो सोच है, एक दूसरे के धर्म में खामियां निकालना और एक दूसरे पर वार करना, इसी का तो नतीजा संसद के अंदर दिखाई दे रहा है कि इतनी तल्खी बढ़ जा रही है कि संसद में एक सांसद को आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे लोकतंत्र के मंदिर में। प्राची जी मेरी संस्कृति पर तो हमला करने पर तैयार, नेस्तनाबूद करने देंगे और ये कहेंगे सनातन को नेस्तनाबूद कर देंगे। ये सारा घमंडी घसबंड एक साथ हो गया, सनातन को समाप्त करने के लिए चला है, यानी भारत की अस्मिता को खत्म करने चला है। और एक सांसद ने, लेकिन ओवैसी साहब इस गठबंधन के साथ नहीं है ना, वो तो दानिश अली को अगर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दानिश अली के नाम पर अगर वो ये बता रहे हैं कि देश का मुसलमान कितना प्रताड़ित है, तो उसमें क्या गलत है? घटनाएं देख लीजिए, बयान रमेश बिदूड़ी के बयान से तो कम से कम ये लगता है। प्राची जी, देश का दुर्भाग्य है, दुनिया के अंदर कोई एक देश बता दीजिए भारत के अलावा जहाँ का बहुसंख्यक समुदाय तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय को उत्पीड़न का शिकार है। भारत के अंदर जितने भी तथाकथित अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं वो बहुसंख्यकों को नहीं दिए गए। आर्टिकल 29-30 इस बात को कहता है। आप मुझे बताइए, भारत में जितने हमले बहुसंख्यक समुदाय और तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के कारण झेल रहा है, दुनिया के अंदर कोई कंट्री दिखा दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं सबको। ठीक है। और ये 2 नाम लेकर के जो के गौ हत्यारे थे और वो उनको अगर किसी ने मार दिया, क्या हुआ कारण है, वो तो जुडिशियल सिस्टम करेगा। लेकिन इसको लेकर के मैं धर्मवीर चौधरी जी, एक सेकंड में आसिम वकार से इस बात का जवाब ले लूं। आसिम वकार साहब, ये तो बात एकदम तय है ना जो विनोद बंसल जी कह रहे हैं। 1 मिनट सर, देखिए यहाँ किसी भी पैनलिस्ट ने ये नहीं कहा कि रमेश बिदूड़ी ने जो कहा वो सही था और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार सवाल ये उठ रहे हैं कि स्पीकर कार्रवाई करने में देरी क्यों कर रहे हैं, लेकिन इससे आप सीधा अगर इसे मॉब लिंचिंग से जोड़ देंगे, आप ये कहेंगे कि सऊदी के प्रिंस को दिखाइए, उनको सुनाइए, तो ये तो अपने देश के मामले को, अपने देश की बात को आप
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर फजीहत कराने का काम कर रहे हैं। प्राची जी, नूपुर शर्मा के साथ क्या हुआ? इन्हीं की जिहादी मानसिकता के कारण वो एक ठीक है, देश की आसिम महिला, वकार साहब, विनोद बंसल जी एक सेकंड में जवाब ले लो। आज निर्वासित जीवन जी रही है, बताइए। ठीक है, ये इन्हीं जिहादी मानसिकता के कारण आसिम जी वकार रही है। साहब जवाब दीजिए, एक मिनट रुक नूपुर जाइए। शर्मा विनोद का बंसल जी क्या एक सेकंड, फिर समय चला सेवन जाएगा। करता हूं मैं। वकार साहब बोलिए। विनोद बंसल जी रुक जाइए। देखिए, इसी देश में जब सिख समुदाय से जर्नैल सिंह भिंडरेवाले ने कहा कि हम सिख राष्ट्र बनाएंगे, अपने धर्म के हिसाब से राष्ट्र बनाएंगे, तो पूरे देश ने कहा ये एक आतंकवादी गतिविधि है, इसका समर्थन नहीं हो सकता, ये आतंकवादी सोच है। लेकिन उसी देश में जब दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक सेकंड, तो वो धर्म गुरु हो जाता है। हिंदू राष्ट्र में वो धर्म गुरु हो जाता है। इस्लामिक राष्ट्र में बड़ा एक अंतर है। देश में एक आदमी कह रहा है हम अपने धर्म का राष्ट्र बनाएंगे और दूसरा कह रहा है हम अपने धर्म का राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई, हम तो बनाएंगे एक नहीं, हमारा तो व्यक्ति बना हुआ है। आतंकवादी है और दूसरा जो है वो बहुत हिंदू सम्मानित हो राष्ट्र- गया। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। एक सेकंड रुक जाइए विनोद हम बंसल बनाने जी, नहीं एक जा मिनट रहे। रुक जाइए। असीम वकार आप जी तो को बनाना प्लीज चाह अपनी रहे हैं। बात कहने दीजिए। असीम वकार साहब, अब देखिए, अब तो गजवाए हिंद के नारे भी इस देश में बहुत सुनाई पड़े हैं, सरतन से जुदा के नारे भी इस देश में बहुत सुनाई पड़े हैं। उसे तो आप नारे व्यक्ति नहीं है, विशेष का PFI का बताकर मिशन सिर्फ निंदा 24 करके चल निकल रहा है। जाते हैं। तब क्यों नहीं कहते कि मोहम्मद बिन सलमान को बताइए कि इस देश का मुसलमान या इस देश के कुछ लोग सरतन से जुदा के नारे क्यों लगा रहे हैं? मोहम्मद बिन सलमान तो मुसलमानों को मुसलमान ही नहीं एक मानता। मिनट बंसल साहब, एक मिनट रुक जाइए मुसलमानों प्लीज। की दिक्कत ये है कि अब हम कुछ ये मुसलमानों की दिक्कत, ये प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान सिर्फ जबान से कही उसने सरतन से जुदा आज तक एक का भी नहीं किया, कन्हैया लाल नहीं याद और करना भी नहीं चाहिए। कन्हैया लाल जब कन्हैया नहीं लाल कर रहे हो, आपको महाराष्ट्र नहीं तो में नारे क्यों कन्हैया लगाए जा रहे लाल हैं? आपको 150 नाम है ऐसे जो इस्लाम के नाम पर सरतन से जुदा हो गए हैं। सुनिए क्या बात कर रहे हो? करवानी चाहिए आपको, राजनेता होने एक के नाते सेकंड आपको बंसल पता साहब, तो एक होना मिनट रुक चाहिए जाइए। कितना नाम है। अरे आसिम बात वकार तो बोलिए। सुनो मेरी, चिल्लाते बहुत हो तुम, पागल मैं आदमी। लिस्ट बताऊं क्या? प्लीज सर, ऐसे मैं लिस्ट टिप्पणी बताऊं नहीं, ऐसी हिंदुओं भाषा की? का इस्तेमाल नहीं। इनको सरतन से जुदा किया अरे है। बात तो करने दो मुझे। एक सेकंड बंसल जी रुक जाइए, बोलिए। हाँ, करो। मैडम भाई, इस तरह भाई बोलिए थोड़ा सर, अच्छे बोलिए। लोगों को बुलाया बोलिए, कीजिए, एक बोलिए। स्तर के लोगों को। अब सर, ये इनको आप जब नहीं बुलाया तय कीजिए तो करेंगे और ना, लोगों कौन को, अच्छा दूसरे है, लोगों को कौन बुला गलत लिया है, कीजिए। आपके हिसाब से नहीं चलेगा मुझे ना। मत बुलाया कीजिए प्लीज, बोलिए। इनके साथ मत बुलाया कीजिए। अच्छे बोलिए वकार साहब, बोलिए। देखिए, राजस्थान में जो 2 लोग गिरफ्तार हुए थे उनके संबंध बीजेपी से निकले। ये देखो, वो जो लोग गिरफ्तार वो हुए मुसलमान उनके थे कि संबंध नहीं थे? बीजेपी से निकले। अरे वो मैं आपसे मुसलमान कह थे रहा कि नहीं हूं थे? कि कोई भी मुसलमान ना ऐसे नारों का समर्थन करता है, ना है ऐसी बातों का समर्थन करता है। खंजर लेकर प्रधानमंत्री लेकिन ये आपके चैनल पर बैठकर देखिए समर्थन कर रहे हैं, मैं बैठकर विरोध कर रहा हूं। आसिम वकार साहब, सरतन कोई से किसी जुदा का के विरोध नारे नहीं कर गलत। रहा है। मेरा सवाल आपसे और सर देखिए, ये ये नहीं था, आपके आपने चैनल पर बैठकर सरतन से समर्थन जुदा कर वाले रहे हैं। नारों को बड़े अब फर्क सेलेक्टिवली देखिए, कहा आप कि ऐसा खाली नहीं इस कहना आदमी- चाहिए, लेकिन रमेश पिदूड़ी को आपने मॉब लिंचिंग से भी जोड़ दिया और आप चले गए सऊदी तक कि उनके प्रिंस तक को पता होना चाहिए कि आखिर इस देश में क्या हो रहा है। मेरा सवाल ये था आपसे कि घर की लड़ाई घर में सुलझाएंगे या बाहर लेकर जाएंगे। खैर, मेरे पास समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।